हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि परीक्षा में आने का 100% संभावना है। इससे पहले मैं एक पार्ट इसका दे चुका हूं। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है बहुविकल्पी सीरीज सामाजिक विज्ञान का। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मोस्ट IMP सामाजिक विज्ञान फॉर क्लास 10, जिसमें हम आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो ध्यान दीजिए, आज का जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, राजधानी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में एकाक प्रश्न 100% आ ही जाता है। यहाँ पर मैं बेल्जियम लिखा हूँ, हो सकता है आपसे पूछे फ्रांस की राजधानी कहाँ है, हो सके आपसे पूछे चीन की राजधानी कहाँ है, हो सकता है आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ। तो मतलब देशों की राजधानी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न एकाक दो आ ही जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। आज मैं यहाँ आपको बेल्जियम की राजधानी बता रहा हूँ। आगे किसी और ऐसे वीडियो में एकाक 2 दिन 3-4 दिन बाद वीडियो लेकर आऊँगा जब मैं, तो उस वीडियो में मैं आपको देशों से रिलेटेड राजधानियाँ भी बताऊँगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। आज तो केवल हमें ये पढ़ना है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। उससे पहले आप फ्रांस की राजधानी को जान लीजिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। और पूछेगा कि ब्रुसेल्स कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, तो किस महाद्वीप में है ब्रुसेल्स, तो वो आपका यूरोप महाद्वीप में है। इस बात को ध्यान देना है कि बेल्जियम कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। आज का दूसरा प्रश्न आता है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, तो मैं आपको बताऊं कि अफ्रीका में ये रिंडर पेस्ट एक वायरस था, एक बीमारी था, और जो कि शाकाहारी जानवरों में फैलता था। और इसी बीमारी के कारण अफ्रीका में भूखमरी फैल गई थी। हुआ क्या था दोस्तों, जब ये बीमारी फैली अफ्रीका में, तो शाकाहारी जानवरों में वायरस फैलता था, जिससे उनको उल्टी, दस्त, जुखाम और अचानक सांस लेने में दिक्कत होती थी जानवरों को। जिससे हुआ क्या, जितने भी जानवर मतलब एज ऐसे समझिए दूध दे रहे थे, उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। जितने भी बैल खेत को जोत रहे थे, खेत वो जोतना बंद कर दिए। अब ऐसे करके वो सब मरने लगे। तो इसमें हुआ क्या, जब बैल खेत जोतेगा नहीं तो वहाँ पर अनाज की उत्पादन भी कम होगा। और यदि गाय भैंस यदि दूध नहीं देंगी, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, मतलब कहने का मतलब दूध नहीं मिलेगा, तो उनका पेट भी नहीं भरेगा। तो इससे अफ्रीका में बहुत ही भूखमरी फैल गई थी इस बीमारी के कारण। तो इतना आप ध्यान देना है आप लोग को कि रिंडर पेस्ट क्या था। तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी था जो कि अफ्रीका में ये फैला हुआ था शाकाहारी जानवरों में। और ये क्या था, तो वायरस था, जिससे उन लोग में उल्टी, दस्त, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत आता था शाकाहारी जानवरों को। तो इतना इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ ये आपका हुआ यूएसए से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से महामंदी का प्रारंभ हुआ। और कब प्रारंभ हुआ, तो 1929 ईस्वी में। इस बात को ध्यान देना है। देखिए, महामंदी प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो मैं आपको बता दिया। और जब ये महामंदी दोस्तों आई, तो इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हुआ क्या है, NSE शेयर बाज़ार गिरने लगा। NSE शेयर बाज़ार, NSE का मतलब होगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, इसका यही मतलब होगा। जैसे हमारे यहाँ जो सब्जी मंडी होता है, तो सब्जी मंडी में जहाँ सब्जी मिलता है तो सब्जी मंडी कहते हैं। वैसे यहाँ पर जो ऐसे समझिए शेयर बाज़ार का सब्जी मंडी होता है, उसे NSE कहते हैं। यदि हमारे यहाँ NSE देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जैसे आप BSE देखेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि NSE क्या होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये शेयर बाज़ार गिरने लगा
और उत्पादक में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, बैंक में भी विफलता आई। तो ऐसे बहुत सारे कारणों को सामना करना पड़ा आर्थिक महामंदी में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ, 1929 में शुरू हुआ। और इसी के कारण दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुआ और तैसे अनेक देशों की जो राजनीति थी वो विफल होने लगा। और आगे चलकर आपने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा भी होगा कि 1939 से 1945 तक चला। तो कारण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण में थोड़ा बहुत कारण इसका भी रहता है आर्थिक महामंदी का, इस बात को ध्यान देना है। कब प्रारंभ हुआ? 1929 में। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि एनएससी मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बाजार गिरने लगा और उत्पादक में काफ़ी वृद्धि हुई, बैंक में विफलता हुआ। ऐसे करके तमाम इसके कारण हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय है? कौन सा राज्य सूची का? तो ध्यान दीजिए, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस भी आता है, व्यापार भी आता है, लोक स्वास्थ्य भी आता है और मछली पालन भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 4 सूची के बारे में बताया गया। एक तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा अवशिष्ट सूची। तो राज्य सूची क्या होता है? जिस सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाए वो आपका क्या होगा? राज्य सूची। जिस सूची पर संघ सरकार कानून बनाए वो आपका होगा संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार इस पर कानून बनाए। जिस पर दोनों सरकार मतलब संघ और राज्य दोनों सरकार कानून बनाए वो आपका होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दायित्व किसे प्राप्त है? तो सबसे ज़्यादा दायित्व प्राप्त है आपका संघ सूची। तो इस बात को ध्यान देना है। और अवशिष्ट सूची क्या होती है? ध्यान दीजिए, जितने भी चीज़ें नए आएंगे तो उस पर जो वो सूची जो बनेगा आपका वो आपका होगा अवशिष्ट सूची। तो इसको ध्यान देना है। पूछेगा कि आपका पुलिस क्या होता है? तो पुलिस राज्य सूची होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि हर स्टेट का अलग पुलिस होता है और उसकी वर्दी भी अलग होता है। तो हर स्टेट का होने का मतलब एमपी में आप देखेंगे तो पुलिस के वर्दी पर कुछ अलग ही प्रकार का होगा, यूपी में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा। तो कहने का मतलब जो ये पुलिस है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आपका व्यापार भी हो गया, व्यापार भी है राज्य सूची के अंतर्गत, लोक स्वास्थ्य हो गया और आपका हो गया मछली पालन, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश है? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विकसित देश बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें विकसित दे देगा, 3 आपका अविकसित रहेगा या फिर विकासशील रहेगा दे देगा। तो उसमें आपको पहचानना होगा कौन सा विकसित है। तो इसके लिए 8-10 हम देशों का नाम लिख दिए हैं। पहले पर आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे आता है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तीसरे पे आता है कनाडा, चौथे पे जर्मनी, पाँचवें पर आता है स्पेन, फिर नॉर्वे, आगे आयरलैंड, आगे जापान। ऐसे करके दोस्तों आइसलैंड भी, ऐसे करके तमाम देश हैं जो विकसित देश के श्रेणी में आते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में अंतर होता है। डेवलप्ड कंट्री उसे कहते हैं जो देश ऑलरेडी पहले से विकसित हो चुका है, मतलब जो पहले से तकनीकों का विकास कर चुका है और आगे आने वाले उसके जो दुष्प्रभाव होंगे उसका भी अनुभव कर चुका है, वही आपका क्या होता है? विकसित देश। और भारत क्या है? तो भारत विकासशील देश है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये विकसित देश की श्रेणी में नहीं आता। और एपीजे अब्दुल कलाम का सपना रहा कि 2020 आते आते भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। विकसित देश में कितने आते हैं? कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, आयरलैंड हो गया, आपका स्पेन हो गया, नॉर्वे हो गया। तो ये सब ध्यान देना है, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, जिसे कहते हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, जो कि यह केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक।
तो इस बात को ध्यान देना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, एक क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में, जो कि एक केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न आता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। तो सूचना पाने का अधिकार जो आपका है, ये अधिनियम 15 जून, आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को पारित हुआ। ये क्या था, इसे आप समझिए। देखिए दोस्तों, 2005 के पहले ऐसा कुछ हुआ करता था जिससे हम सरकार की काम की आलोचना को नहीं कर सकते थे। जैसे सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो इसके बारे में हम आलोचना नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से आरटीआई आया, मतलब आरटीआई एक्ट मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये जब लेकर आया, तो इसमें ये बताया गया कि आप सरकार के किसी भी कामों की आलोचना कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, न तो सरकार अपने मनमानी भुजाएं, और ये तो गड़बड़ है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगला आपका प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई। मतलब नेपाल में जो राजतंत्र, उससे पहले राजा का शासन होता था। तंत्र मतलब होता है शासन, राजतंत्र है मतलब राजा का शासन। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे, लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, या फिर लोकतंत्र, प्रजातंत्र, या फिर ऐसे कहें कि जनतंत्र। तो इस बात को ध्यान देना, तीनों एक ही है। तो लोकतंत्र मतलब लोक का शासन हो, आम जनता का शासन हो। तो ये सब पिछले क्लास में हम सब बता दिए हैं। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? तो 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई और वहाँ पर रिपब्लिक की स्थापना हुई, मतलब गणराज्य की, गणराज्य। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इस बात को ध्यान देना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। अभी हम 8 का नाम लिख दिए हैं, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक ऑप्शन में होगा केंद्र शासित प्रदेश और 3 ऑप्शन में नहीं होगा। तो जब आपको 8 याद रहेगा तभी आप प्रश्नों के हल को निकाल पाएंगे। तो इसमें पहले नंबर पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, 8वां आता है आपका लद्दाख। तो इस बात को ध्यान देना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पहला पर आता है, या आगे पीछे आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। पहला पर अंडमान निकोबार द्वीप ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका मन करे पहले आप दिल्ली को प्राथमिकता दीजिए। तो 8 हैं, तो आप सभी को 8 को याद करके रखना है। अगला प्रश्न आता है, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी नामक, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ के लेखक दांते हैं, दांते। इस बात को ध्यान देना है, दांते। इसका पूरा नाम है दांते अलिघिएरी। इसका पूरा नाम है दांते अलिघिएरी, और जो कि ये दिव्य नाटक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आता है, महात्मा गांधी के पुस्तक का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज्य, जिसमें उन्होंने अपने लगभग सभी आंदोलनों के बारे में अच्छे से चर्चा किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो कुछ भी है उसमें अच्छे से इस किताब में, इस पुस्तक में विवरण दिए हैं वो। तो महात्मा गांधी के पुस्तक का क्या नाम है? वो है, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज्य, हिंद स्वराज्य। तो इस बात को ध्यान देना। अगले में मैं जैसे बताया था कि अगला लेक्चर आप लोग को सामाजिक विज्ञान का दिया था, उसमें मैं बताया था कि चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? मतलब भारत में वापस आने पर
भारत वापस आने पर या भारत में वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये आप कहेंगे कि भारत में वापस आने पर मतलब महात्मा गांधी कहीं गए थे क्या? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए गए थे, बैरिस्ट्री करने के लिए। 1882 ईस्वी के बाद मैं बता रहा हूँ, तब वो महात्मा गांधी वहाँ पढ़ने गए थे। इस बात को ध्यान दीजिए। आज हर व्यक्ति कहता है कि गांधी बहुत गलत आदमी थे। मैं उनको कहता हूँ कि आप गलत कह रहे हो, आप ये इतिहास नहीं जानते हो। महात्मा गांधी मजबूर नहीं जी, मजबूत थे। मजबूर नहीं, मजबूत। इस बात को ध्यान दीजिए। एक बार उनके आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तब आपको पता चलेगा। आप ऐसे मत क्वेश्चन उठाइए कि महात्मा गांधी। अरे दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस माँ ने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। हाँ, मैं मानता हूं कि भगत सिंह की फांसी में देने में कुछ ऐसी गलतियां थी, तो गलतियां वो बाई मिस्टेक हो गई थी। थोड़ा सा मिस्टेक था, जो कि आज हम आप लोग को किसी अगले लेक्चर में बताऊँगा कि गांधी इरविन से समझौता हुआ, जो कि वहाँ पर शब्दों का ही ऐसा खेल था कि वो समझ नहीं आया और वहाँ पर महात्मा गांधी से चूक हो गया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के एक वकील थे, और वकील कहते भी थे कि अंग्रेज़ चाह रहे हैं कि यदि भगत सिंह यदि वो अंग्रेज़ के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें और हाथ पैर जोड़ लें तो भगत सिंह को फांसी नहीं होगा। कई बार महात्मा गांधी भी उन्हें कहें कि भैया भगत सिंह आप ऐसा कर लो, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकूंगा, भले ही हमारा मौत हो जाए या हमको फांसी हो जाए, लेकिन मैं अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकूंगा। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत गलती हुआ था, तो इस बात को ध्यान दीजिए। वैसे अंगुली आप लोग मत करिए। अगला प्रश्न है, हाँ, तो महात्मा गांधी वापस आने पर पहला जो सत्याग्रह शुरू किए वो चंपारण सत्याग्रह शुरू किए, और 1915 में ये शुरू किए। इस बात को ध्यान दीजिए। 1915 में आए थे वो 9 जनवरी, और जिसी दिन से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पूछेगा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1915 में 9 जनवरी 1915 में आए थे। 9 जनवरी को भारत प्रवासी दिवस मनाता है। तो इस बात को ध्यान देना है। तो चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और देखिए ध्यान दीजिए, चंपारण 2 है, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। लेकिन उस टाइम पीरियड में चंपारण एक ही था। इस बात को ध्यान देना है। तो चंपारण से शुरू किए थे पहला सत्याग्रह। इस बात को ध्यान देना। कब? 1915 में। 1915 में आए थे, पहला सत्याग्रह चंपारण शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर। इस बात को ध्यान देना है। उनके पुस्तक, उनका तो कई पुस्तक है जी। वेटिंग फॉर वीज़ा है, ऐसे कई पुस्तक है। जैसे आप एक पुस्तक पर तो उनके बना है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना है जी एक पुस्तक पर उनके। इस बात को ध्यान दीजिए। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जो पुस्तक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। उसी पर आगे चल के RBI बैंक बना है। तो इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दीजिए, और कई बार SSC के पेपर में भी ये पूछा गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो इस टाइम देखेंगे तो 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें बंगाली, असमी, उड़िया, संथली, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और ऐसे करके 22 भाषाएं हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, पाली, ऐसे करके 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। अनुसूची जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची होते हैं। तो उस वीडियो को आप लोग को देखना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और हाँ, अपना प्रेजेंटी आप ज़रूर लगाइएगा। प्रेजेंटी कैसे लगता है? वो लाइक वाला बटन, बस वही आप दबा दीजिएगा, इससे आपका प्रेजेंटी लग जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर प्रारंभ में आप जाएंगे तो प्रारंभ में 14 भाषाओं का ही उल्लेख था, लेकिन आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाओं का उल्लेख
मिलता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ या किस देश में हुआ? तो ये इंग्लैंड से शुरू हुआ, जो कि 1688 ईस्वी में ये शुरू हुआ। और इसी को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इसी को अन्य नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 ईस्वी में हुई। या फिर औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ। इंग्लैंड वही दोस्तों ब्रिटेन, इस बात को ध्यान देना है। और इसी प्रथम विश्व युद्ध होने में इसका भी बहुत द्वितीय विश्व युद्ध होने में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। प्रथम विश्व युद्ध होने में औद्योगिकरण जैसे ही हुआ तैसे ही मान लीजिए उद्योग में बढ़ावा मिला, उद्योग बढ़ रहा है जब, तो व्यापार तो लोग करेंगे, हर देश व्यापार करेगा, तो अपना अपना कच्चा माल लेकर बाज़ार ढूंढ रहे हैं। तो बाज़ार मिलेगा कहाँ? तो बाज़ार जो है किसी दूसरे देश से मिलेगा, तो वहाँ जाकर कब्जा करते थे। तो आगे जाके प्रथम विश्व युद्ध का कारण ही यही बना, औद्योगिक क्रांति। इस बात को ध्यान देगा। हाँ, जब आप लोग को मैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताऊँगा तो इतना कंप्लीट नॉलेज दूंगा, तो वो सब अलग ही वीडियो में देंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। अभी तो हम लोग MCQ पढ़ रहे हैं, अभी तो बड़े प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब वहाँ पर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को क्यों ग्लोबल वार कहते हैं, आखिर इसी युद्ध को ही क्यों प्रथम विश्व युद्ध दिए। दुनिया में तो बहुत सारा युद्ध हुआ। अभी आप यूरोप में देखेंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री अगर टाइम मिला तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो वहाँ एक युद्ध होता था कि खून का धारा बहता था। आखिरकार उसे नहीं कहा गया प्रथम विश्व युद्ध, इसे ही क्यों कहा गया? तो इस चीज़ को मैं आगे पढ़ाऊँगा। अगला प्रश्न आता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था, जो कि नेपोलियन के बारे में पीछे मैं बता दिया हूँ। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। नेपोलियन बोनापार्ट, इस बात को ध्यान दीजिए। कहाँ का था? फ्रांस का। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। इस बात को ध्यान दीजिए। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 8 अगस्त 1942, जो कि महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों में से सबसे बड़ा यदि कोई आंदोलन था तो वह आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। अगला प्रश्न आता है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, कहाँ है? तो अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और मैं काबुल के बारे में आपको बताऊं तो ये एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है। तो इस बात को ध्यान देना है। और डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में। और हाँ, यदि आप लोग को ये सेशन समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।